चाहिए, ये हम लोग को दुश्मन है। और एनसीएल अभी तक देते ही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सीएमडी साहब बहुत उदार हैं। हमको जहाँ तक समझ में आता है कहीं भी ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव आ गया। लेकिन अब जब हो चुका है, जिसका आपने नापी कर लिया, उसको कागज़ पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और आज आप कहेंगे कि आपको पैसा नहीं दे रहे, आपने उम्मीद भी बंधा दिया और हटा भी दिया। इनके विस्थापित कॉलोनी का अवलोकन करिए। अब विस्थापन की जो कॉलोनी है वो किसी महानगर के मलिन बस्ती से भी बुरी है, लेकिन उसके मुताबिक, लोगों के ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे अब लोग बस रहे हैं। तो भाई कपड़ा साफ़ कराना है तो धोबी चाहिए, बाल बनाना है तो नाई चाहिए, अगर किसी को एक जूते चप्पल का कार्य करवाना है तो मोची चाहिए। तो उनकी कोई मजबूरी थी तब तो वो सरकारी ज़मीन पर या कहीं भी बसे। अब उनका आपने वो कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से बसा हुआ है, अचानक आप कह दिए, उनका मेजरमेंट भी ले लिया आपने, नापी भी करा लिया, सर ने सहयोग भी कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि आपका घर का पैसा हम नहीं देंगे। तो थोड़ा तो कुछ लोग ज़्यादा मतलब जो कंस्ट्रक्शन किए उसके चलते भी थोड़ा नकारात्मकता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि इस समय जो है मोरवा में चर्चा का बाज़ार पूरा गर्म है और माहौल भी जो है गर्म ही नज़र आ रहा है। पहले तो एग्रीमेंट वालों का मरण था, किसी तरह मामला वो सॉर्ट आउट हुआ, तो अब सरकारी भूमि वालों पर जो है गाज गिर गई है। लेकिन कल जिस प्रकार से एनसीएल में मीटिंग हुआ, चर्चा हुआ, उसमें तमाम चीज़ जो है क्लियर भी हुआ और बहुत सारी चीज़ों पे है डाउट भी बना हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एनसीएल इस समय जो है सुर्खियों में बना हुआ है मोरवा में। आइए सीधे जुड़ेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या चीज़ खुलकर निर्णय हुआ और क्या चीज़ पे जो है अभी भी संशय बना हुआ है। तो पहले तो अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम ये मन्नू हुआ है, ऐसे मन्नू बुलाते हैं लोग, ऐसे एसपी सिंह नाम है, संजय प्रताप सिंह। क्या बोलना चाहेंगे कल जो मीटिंग हुई है एनसीएल में? कल मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। सब लोगों ने सभी मंचों ने बहुत अच्छा अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम तो नहीं जा पाए थे किन्हीं कारणों से, और ये भी था कि कुछ दूसरे लोगों को भी प्रोजेक्ट किया जाए कि सब कोई जाके अपना वो बातों को रख सके, ताकि सबको एक मतलब ये भागीदारी मिले कि सबको एक जैसा एक्ट करें। और चीज़ों को जो समझाना था वो हमने समझाया था, लेकिन बातों से जो वहाँ का पूरा जो सार समझ में आया, उसके हिसाब से ये समझ में आया कि मीटिंग में जितनी बातें अभी तक चल रही थी, जो पहले से जो चीज़ों को हम लोगों ने आज 3-4 महीने से वर्कआउट किया हुआ था, और सब चीज़ लगभग पटरी पर दिख रही थी आता हुआ, पटरी पे आते आते अचानक से वो सरक गई, वो पीछे चली। ऐसा हुआ क्यों? उसका कारण क्या रहा? देखिए, एक कारण ये है कि मतलब देखिए, अति सहयोग से भी कहीं ऐसा अगला आदमी ये हो जाता है कि यार हमको तो सहयोग मिल रहा है, तो उसको भ्रम हो जाता है कि हमारे चलते ये सहयोग माने लोगों के चलते नहीं मिल रहा है, हमारे ताकत की वजह से हो रहा है, ये महसूस हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। लोग जब सहयोग कर रहे हैं तो अगर आपको लोग इज्जत दे रहा है तो आप और थोड़ा विनम्र होइए और आप और सहयोग कीजिए। लेकिन यहाँ लोगों ने जब सहयोग दिया तो ये मान लिया गया कि ये लोगों ने अपनी लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, जबकि जनता कभी कमज़ोर नहीं पड़ती है। ऐसा कौन सा मीटिंग में ऐसा बात हुआ जिससे ये सारी बातें जो बनते बनते बिगड़ गई? जी, अभी ये जो बुकलेट निकला, ये अभी आपको ये लेटेस्ट एनसीएल का ये बुकलेट ड्राफ्ट आया है। इस ड्राफ्ट में जो पहले ड्राफ्ट चल रहा था, जहाँ तक हम लोगों ने सारा चीज़ वर्कआउट किया था, उस ड्राफ्ट के मुताबिक जो है चीज़ों को बदल दिया गया। सबसे दर्द वाला बात ये हो गया कि जिनका जो पुराने लोग थे, मोरवा बसा, आज मोरवा बसा तो हम लोग जितने लोग थे सबको यहाँ पर बसे हुए, हम लोग तो खैर सबसे पहले लोग थे यहाँ पर बसने वाले, लेकिन उसके मुताबिक, लोगों के ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे अब लोग बस रहे हैं। तो भाई कपड़ा साफ़ कराना है तो धोबी चाहिए, बाल बनाना है तो नाई चाहिए, अगर किसी को एक जूते चप्पल का कार्य करवाना है तो मोची चाहिए। हर जितने समाज है सब समाज का सहयोग चाहिए। तो उसके अनुरूप लोग आते गए और लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए लोग बसते गए। अब नेचुरली जब छोटे लोग आएंगे तो बहुत बड़ा महल लेके तो बना नहीं सकते हैं, ज़मीन खरीद के बना ही देते तो बेचारे वो काम क्यों करते। तो उनकी कोई मजबूरी थी तब तो वो सरकारी ज़मीन पर या कहीं भी बसे। अब उनका आपने वो कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से बसा हुआ है, अचानक आप कह दिए, उनका मेजरमेंट भी ले लिया आपने, नापी भी करा लिया, सर ने सहयोग भी कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि आपका घर का पैसा हम नहीं देंगे।
ये तो उसका तो जो भी था, मान लीजिए, देखिए कानून में कीमत तो खैर किसी चीज़ का नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कानून कभी नहीं बोलता है, कहीं भी आप देखेंगे हर जगह कॉस्ट नहीं लिखता है, वैल्यू शब्द लिखता है। यानी कि हर चीज़ की एक माने मूल्य होता है, उसका कीमत नहीं होता है, हर चीज़ की कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो मूल्य कहने का मतलब कि उसके लिए अगर कूट का गत्ता भी लगा के आप छत बनाया है तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जितना हमारे आपके लिए कंक्रीट का वैल्यू है, इतना उसके लिए उसका गत्ते का वैल्यू है। तो उसको उसके अनुरूप उसके वैल्यू को हम लोग को एक्नॉलेज करके और उनका पैसा नहीं मारना चाहिए, ये हम लोग को मने। और एनसीएल अभी तक देते ही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सीएमडी साहब बहुत उदार है, हमको जहाँ तक समझ में आता है कहीं भी ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव आ गया तो थोड़ा तो कुछ लोग ज़्यादा मतलब जो कंस्ट्रक्शन किए उसके चलते भी थोड़ा नकारात्मकता है। तो वो तो प्रशासन को देखने का काम था कि भाई चीज़ उस तरीके से ना बढ़े, गलत तरीके से। लेकिन अब जब हो चुका है, जिसका आपने नापी कर लिया, उसको कागज़ पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और आज आप कहेंगे कि आपको पैसा नहीं दे रहे, आपने उम्मीद भी बंधा दिया और हटा भी दिया, तो लोग तो इसको तो हमको तो लग नहीं रहा ये कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि इस चीज़ का बड़ा ही उल्टा परिणाम आएगा। तो इस पे तो वर्कआउट करना चाहिए। कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं कि धरना प्रदर्शन, तो ये कहाँ तक सही है कि धरना प्रदर्शन होना तय है? हम ये नहीं कहेंगे कि धरना प्रदर्शन कभी बहुत सही चीज़ है। धरना प्रदर्शन से कोई चीज़ का सोल्यूशन आ जाए तो ठीक है। लोग को जब आप इस तरीके से मजबूर कर देंगे तो वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, वो तो धरना करें, प्रदर्शन करें, अपने आप को प्रताड़ित करें या किसी और को करें, ये तो फिर वो आदमी तो पागल ही हो जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए प्रॉपर्टी का बात है, इसको आप हल्के से नहीं ले सकते हैं। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आप सिंपल और भी पॉइंट, हमने जो बना था इनका कार्यक्रम उसमें बहुत सारा पॉइंट्स इन्होंने दिया था। हमने सीएमडी साहब से बोला था कि भाई ये जो आप ज़मीन ले रहे हैं, ये आपने एनसीएल ने इसके एवरेज रेटिंग करा ली। जब एवरेज कहते कानून में 3 तरह का प्रावधान है, 3 तरह का प्रावधान है, तो उसमें ABC सेक्शन 26 का 1 में A, B और C 3 ये गुंजाइश है। अब वो 3 में क्या है कि A कहता है कि भाई स्टैम्प एक्ट के हिसाब से हो, B कहता है कि जो एवरेज रेट है उसके हिसाब से हो, C कहता है कि जो नेगोशिएटेड रेट है उसके हिसाब से हो, लेकिन C में साथ में ये भी कहता है कि वो प्राइवेट एक्विजिशन के समय। लेकिन प्राइवेट एक्विजिशन हम लोग का ये नहीं, इसलिए हम लोग पर C एक्विजिशन नहीं होता है, एनसीएल सरकारी मान के चलते हैं हम लोग, तो एनसीएल का प्राइवेट में नहीं आएगा। धारा 26(1) में है, और ये मैं आपको दिखा दूँ, ABC ये है, इसमें देखिए, आप तो देख सकते हैं, कैमरा में भले ना दिखे, ये 26 का 1 में है डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड। तो एक का ये कहते हैं ABC, C हम पर अप्लीकेबल नहीं है, A है और B हम पर अप्लीकेबल है। जब A हम पर अप्लीकेबल है तो A के हिसाब से हमारा सूट नहीं कर रहा है। B का जो है इसमें नीचे लिखा हुआ है विच एवर इज़ हायर, यानी कि इन तीनों में से जो अधिकतम है वो देना है। अब जब एवरेज रेट का मतलब है, एवरेज रेट का मतलब है कि आपने 5 एकड़ का ज़मीन, 2 एकड़ का ज़मीन, छोटी होल्डिंग, बड़ी होल्डिंग, 10 डिसमिल का, 20 डिसमिल का, सब का रेट ले लिया और उसको मिला के एक एवरेज रेट बना लिया। जब आपने एवरेज रेट बना लिया तो वो पूरे ज़मीन की रेट हो गई, मोरवा के हर एक इंच का रेट वो हो गया। अब वो कानूनन तरीके से हो गया और आपने डिक्लेयर भी कर दिया है रेट, आपने पिछले बार भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये अलग विवाद का बात हो सकता है कि वो रेट जो आपने कैलकुलेट किया है वो सही है या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर हम अब कुछ नहीं जाएंगे। आपने जितना किया है, अगर सब कोई मिल के इससे संतुष्ट हैं तो इस पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे जिसका अगर नहीं संतुष्ट होगा वो आगे जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि आप कहते हैं कि नहीं, जो हमने एवरेज रेट लिया है उसको हम विकसित पर देंगे और डेवलप पर देंगे और बाकी को नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप अब ये क्या जो विकसित के लिए बोलते हैं 500 का, ये 500 वाले में कि 200 स्क्वायर मीटर का ये देंगे, 350 का 80% देंगे, फिर 60% देंगे, आवश्यकता ही नहीं है। हम क्यों इस भीख के कटोरा को लें? जब मेरा पूरे लैंड का रेट जो है एवरेजली ही आ जा रहा है 9000, तो मैं क्यों जाऊं कि 500 स्क्वायर मीटर पर ये करो वो कर, वो क्लॉज ही मेरे पर लागू नहीं होता है। पूरी बात तो यहीं समाप्त हो जाती है। सिंपल एक लाइन का चीज़ है कि भाई अगर ये आ गया तो समाप्त, आप एक रेट मिल गया, उसके बाद उस पर आपको आगे बहस करने का जरूरत ही नहीं है। अब कोई कानून है और कानून कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तब तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। कल जो मीटिंग हुई मतलब उसमें कुछ भी निराकरण नहीं हुआ।
देखिए, कल का मीटिंग में निराकरण उन्होंने समय लिया है, निराकरण तो उनको देना है। हम ये नहीं कहेंगे, कोई भी मीटिंग होता है तो सार्थक ही परिणाम होता है। और जब टीम एनसीएल की अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको पूरा उम्मीद है कि इन लोग मिलजुल के कुछ अच्छा रास्ता निकालेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। नियमतः जो बनता है उससे ज़्यादा देंगे। ये सीएमडी साहब का शुरू से भी वादा रहा है और एनसीएल के जितने चेयरमैन आए जो भी है वो रहा है। और सभी मंच भले जैसे अलग अलग हों, लेकिन सबको ही अपना जेन्युइन पॉइंट रखा है और सबने अच्छा पॉइंट रखा है। जो मेरी जानकारी में है सबका अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, जैसे ये समझाते हैं कि सेक्शन 3P जो है, जिसके तहत वो लैंड में है कि अगर मुझे किसी चीज़ की कहीं पर ज़रूरत होगी तो उस क्लॉज में वो चीज़ इवोक होगा। तो भाई कल ये मैं बता रहे थे वहाँ पर लैंड का परिभाषा में कि ये नहीं आता है और ज़रूरत है कि नहीं है। तो जो शेड्यूल 1 देता है, ये शेड्यूल 1 है इनका, ये शेड्यूल 1 फर्स्ट शेड्यूल है, ये लार एक्ट का। लार एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में लिखता है मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड। ठीक है, यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड लिखता है तो उस फार्मूले के हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड में क्या आएगा। हर एक कानून जो बनता है ना, उसके पहले एक डेफिनेशन का कानून बनता है, परिभाषा जिसमें होता है, और कोई भी शब्द है उस परिभाषा से उसका क्या परिभाषित होना है वहाँ से लेना है। ये कहते नहीं ये तो लैंड की बात है, यहाँ बिल्डिंग नहीं लेंगे। और कल उन्होंने बताया वहाँ पर कि ये चौथे नंबर का वैल्यू कहते हैं वैल्यू ऑफ एसेट अटैच टू लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, तो बोले हम बिल्डिंग को यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहीं पर लिखा हुआ है दो चीज़ें। इसको पहले ये देखें, वैल्यू ऑफ एसेट उसको अलग कीजिए, अटैच टू लैंड एंड बिल्डिंग को अलग कीजिए। लैंड और बिल्डिंग है तो वैल्यू ऑफ एसेट यहाँ लैंड और बिल्डिंग का नहीं कीमत पूछ रहा है, यहाँ उससे जुड़ी संपत्ति का कीमत पूछ रहा है। और कल भी सुने कि जल्दी जल्दी में बोल के ये समझा दिया गया कि देखिए बिल्डिंग हम यहाँ करते हैं, ये यहाँ करते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। कानून को आप ज़बरदस्ती इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। इसमें वैल्यू ऑफ एसेट अटैच टू लैंड क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एसेट अटैच टू लैंड हो गया पेड़ और फसल। वैल्यू ऑफ एसेट अटैच टू बिल्डिंग क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एसेट अटैच टू लैंड बिल्डिंग। बिल्डिंग एक रेगुलर बिल्डिंग है जिसमें कि पन्ना किया हुआ है, खिड़की है, साधारण स्टील फ्रेम है, ये सब बिल्डिंग है, एवरेज हाइट है, वो बिल्डिंग है। अब उसमें आपने टाइल्स लगा दिया, वो अटैचमेंट है, क्योंकि जनरल कैलकुलेशन में वो नहीं आता है। वॉल पैनलिंग करा दिया, फॉल सीलिंग करा दिया, ये बिल्डिंग के साथ आता है। बिल्डिंग के केस में क्या है, ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कब ऐड करना है, किस समय इसको ऐड करना है, तो वो उसके वैल्यू में जाएगा, तो ये बिल्डिंग में ही चला जाएगा। लेकिन पेड़ के और इसके में सेक्शन 28 का सेकेंडली में इसी में है, वो लिखता है कि उसको एट द टाइम ऑफ पोजेशन का रेट लेना है। जब आप पोजेशन लेंगे उस दिन का रेट देना है। तो वो यहाँ पर वो इसमें हम थोड़े देर के लिए सोच सकते हैं कि 28 के हिसाब से उसको हम कर सकते हैं, लेकिन उसका कीमत कहाँ जाएगा, कीमत एक नंबर में जाएगा। जो भी चीज़ का जो आपका ये है, यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं कि बिल्डिंग का कीमत यहाँ जो लिख रहे हैं, तो बिल्डिंग का कीमत यहाँ लिखने का नहीं है और इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है इसमें कहीं बिल्डिंग का कीमत लिखने का। तब तो ये कहे ये कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है तो बिल्डिंग मत लो, ये तो लैंड, तो ऐसे बात कर लेंगे कैसे चलेगा। कहने का मतलब कि बिल्डिंग का आपको लिखने का जगह है एक नंबर में ही, और वो डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें है कि अनलेस अनटिल रिक्वायर्ड, तो इट इज़ रिक्वायर्ड। अब कब रिक्वायर्ड होगा, आपका कहीं पर है ही नहीं बिल्डिंग का रेट, तो देखना पड़ेगा ना कहाँ है। और लैंड का परिभाषा दिया हो तो आप ज़बरदस्ती अपने आप को इंटरप्रेट कर लीजिएगा। अभी कोर्ट ने अन्य केसेस में यही फैसला दिया भी है, चूँकि हमारा पर्सनल भी है, लेकिन हम पर्सनल चीज़ को इसमें नहीं लाना चाहते हैं। ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश है लोअर कोर्ट से, और उस दिन भी जज साहब का जो यहाँ ये हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें ये चीज़ एस्टैब्लिश हुआ था। और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एक्ट में भी ये क्लियर है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है तो भूमि और उससे जकड़ी हुई संपत्ति उसके साथ मानी जाती है। तो वो आप भवन का रेट जो है भूमि में ही जाएगा, उसी जगह पर लिखना है। और मेरा तो दावा है कि इसी वजह से वो सोलेसियम भी उस पर मिलना चाहिए, क्योंकि वंस इट इज़ कॉस्ट, तो कॉस्ट का कीमत पर सोलेसियम भी आना चाहिए। तो खैर वो नहीं भी अभी कर रहे हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और कहीं से भी डिसीजन आएगा, लेकिन ये अपने आप में क्लियर है, ये होना चाहिए। मतलब अभी भी जो है आगे भी मीटिंग का दौर जारी रहेगा, वो तो रहेगा ही, कहे कि जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आएगा तब तक दौर जारी रहेगा। अब इसी में आप देखिए कि इन्होंने जब कानून में ये प्रावधान है
कि 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि अब चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबका राइट बराबर है, विवाहित हो या अविवाहित हो, सबका राइट बराबर है। अगर इसमें आप नहीं कोऑपरेट करते हैं तो आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं उस कानून का। अब आप कहते हैं कि नहीं, अब कहते हैं कानून में प्रावधान नहीं है कि क्या बोलते हैं कि बेटी का शादी हो गया तो नहीं देंगे, इसका ये हो गया तो नहीं। अरे बेटी अगर शादी नहीं हो गया और बेटा नहीं रहता, बाबूजी चले, तो वही नहीं संपत्ति की मालिक होगी कि दूसरे हो जाएंगे। और अगर है भी तो आज भी अगर वो आके क्लेम करेगी कि 20% संपत्ति मेरा है, 5 भाई है, बहन है, तो उसका तो क्लेम है, बनता है कि आप छांट दीजिएगा उसको। तो ये क्लेम जो है, इस चीज़ को CMD साहब को नहीं हटाना चाहिए, और अगर हटा रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हमारा निवेदन रहेगा इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और ज़रूर करेंगे, और करेंगे वो भी इसके हकदार हैं। मैंने हित में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, जरूर करेंगे हम उनको वैलिड। कल के मीटिंग में एक चर्चा शायद और निकल के आई है, जैसे घर में अगर 4 बच्चे हैं, 3 का नाम यहाँ पे है आधार कार्ड में, चौथे का नाम वहाँ पे बाहर में कहीं जॉब कर रहा का एड्रेस है, तो उसको उस लाभ से वंचित किया जाएगा। कौन से कानून में लिखा हुआ है उस लाभ से उसको वंचित करने का? किस कानून में को ऐसा लिखा हुआ है कि उसको उसके लाभ से वंचित करने का? अगर CMD साहब या कोई भी उनकी टीम ये पढ़ रही है सेक्शन 2 का, तो कृपया करके वो जो प्रोविज़न ऑफ हाउसिंग यूनिट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना है। डिस्प्लेस फैमिली नहीं लिख रहा है यहाँ, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मेरा घर है, यहाँ से उखड़ा वहाँ चला गया, ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। मेरी ज़मीन यहाँ से उजड़ी, हमको दूसरे जगह ज़मीन जाके लेना पड़ेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ शब्द डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डिस्प्लेस फैमिली नहीं लिखा हुआ। प्लीज़ नोट, ये नोट नहीं कर रहे हैं लोग, और इसके बेसिस पर ये लोग बड़े बड़े जो भी समझ रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। डिस्प्लेस फैमिली और डिस्प्लेसमेंट में शब्द में फ़र्क है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके तहत कानून में जो सेक्शन 3 का 3 सेक्शन 3 का ये जो है, बहुत दिन हो जा रहा है, 3 का C में जो है ये देता है एनी अफेक्टेड फैमिली, ठीक है, अफेक्टेड फैमिली, ए फैमिली हुज लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड, ठीक है। बस जिसका लैंड और सब दे रहा है, एंड नहीं लिख रहा है, एंड नहीं लिख रहा है, और लिख रहा है। अगर लैंड जाए तो भी और बिल्डिंग जाए तो भी। इसीलिए जो गरीबों का जो घर जा रहा है तो अगर उसको भी परिवार मानते हुए उसके घर का पैसा दीजिए। वो उस घर का भी उतना ही महत्व है जितना ज़मीन का महत्व है, और घर और ज़मीन जो है दोनों का कीमत है लैंड में। तो उनका जो पैसा घर का नहीं दे रहे हैं वो भी गलत है। और यहाँ से भी क्लियर है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ये है तो उसका बन गया। अब हम बीच में मुखिया जी बन के बोले कि नहीं साहब हम इसको तो देंगे और इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, तो आप तो कानून को हाथ में ले रहे हैं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कानून, और गलत इंटरप्रेट करके किसी का नुकसान कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कानून में क्या कहें, हम कानून में नहीं है। अब कानून में ज़बरदस्ती कोई कहते कि पढ़ना ही नहीं चाहे, ऑस्ट्रिच एक होता है जानवर, मुंडी गाड़ लेता है बालू में तो सोचता है कि वो किसी को नहीं देख रहा है तो दुनिया कोई उसको नहीं देख रही। अरे आपका लिखा हुआ है, आप उसको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो सोच रहे हैं कि दुनिया में कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहीं ना कहीं बता दें, अभी तक जो था NCL जो विस्थापन करते आया हुआ है वो कच्चे घड़े थे मिट्टी के जो फूटते चले आए हैं, लेकिन अब जो है पीतल का गगरी है उसमें छेद करना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। तो आइए सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, काल का उत्तरी समय पेपर से हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे विस्थापन की नीति जो इसमें चर्चाओं में है, क्या बोलना चाहेंगे उसको लेकर, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सुनील जी, विस्थापन बहुत पहले से मैं देखते आ रहा हूँ। अब विस्थापित होते लोगों को देखते आ रहा हूँ। रिहन जलाशय के निर्माण से लेकर आज तक विस्थापन के नाम पर टोटली मजाक हुआ है। चाहे NTPC किया हो, चाहे NCL किया हो, चाहे रिलायंस किया हो, चाहे मजहुमा हिंडाल्को ने किया हो, इनके विस्थापित कॉलोनी का अवलोकन करिए। अब विस्थापन की जो कॉलोनी है वो
किसी महानगर के मलिन बस्ती से भी बुरी है। ऐसे जगह पर रिलायंस ने बसाया है कि लोग गर्मी के दिनों में पानी के बिना तड़प कर मर जाएंगे। एक भी पौधा नहीं है, बंजर जमीनों पर बसाया है। चंदरपुर को देख लीजिए, आप कोहरौल को देख लीजिए, चिल्का ठाण को देख लीजिए, अमलोरी के बगल में जो है सेल बसाया है उसको देख लीजिए। और मुआवजे के नाम पर जो अभी चल रहा है, जैसा भाई साहब बोल रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि इन्हीं की किताब ये खुद ही नहीं पढ़ते और वार्ता के लिए टेबल बैठ जाते हैं। और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो जनमानस जो मिलने जाएगी उसको संतुष्ट कैसे करेंगे। देना है गवर्नमेंट की संपत्ति, जिसको उजाड़ रहे हो उसका सब कुछ उजड़ रहा है।